हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जो सारे एमसीक्यू दिए जाएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो आइए वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कागज का काटना, लोहे में जंग लगना, जल में नमक को घोलना या जल का वाष्प होना। वैसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वह भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन होता है। इन सारे ऑप्शन में से लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी है, यानी जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा इनके साथ क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण लोहे की ऊपरी सतह पर भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है। अर्थात लोहे में जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन दिया गया है सोडियम, वायु, हाइड्रोजन और अमोनिया। ऐसे पदार्थ जिसके प्रत्येक कण एक ही प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जिसके अलग अलग कण विभिन्न प्रकार के होते हैं वे अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इन सारे ऑप्शन में से वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, अर्थात वायु के प्रत्येक अणु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इसीलिए वायु एक अशुद्ध पदार्थ है। जबकि सोडियम एक तत्व है जो कि एक शुद्ध पदार्थ है, हाइड्रोजन भी एक शुद्ध पदार्थ है और अमोनिया एक यौगिक है, यह भी एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन दिया गया है सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या आयोडीन। जितने भी अधातु होते हैं ये सामान्य रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी यह विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से निलंबन का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है जल में चीनी का विलयन, सोडा जल, जल में घुली हुई मिट्टी या दूध। निलंबन वैसे मिश्रण को कहा जाएगा जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं बल्कि निलंबित रहते हैं। निलंबन का अच्छा उदाहरण है जल में घुली हुई मिट्टी। जब हम मिट्टी को जल में घोलते हैं तो मिट्टी के कण जल में घुलते नहीं बल्कि ये माध्यम में निलंबित रहते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात मिट्टी के कण तली पर बैठ जाते हैं, अर्थात जल में घुली हुई मिट्टी निलंबन का उदाहरण है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ऊर्ध्वपातन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या क्रिस्टलीकरण द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। आइए हम ऊर्ध्वपातन को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म करने पर ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ये सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो इसमें उपस्थित अमोनियम क्लोराइड वाष्प बनने लगेगी और इस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अर्थात नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, प्रभाजी आसवन, अपकेंद्रण या इनमें से कोई नहीं। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है।
कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन दिया गया है पारा और सल्फर, लिथियम और क्लोरीन, पारा और ब्रोमीन, सेलेनियम और ब्रोमीन। सही जवाब होगा पारा और ब्रोमीन। पारा एक धातु है जबकि ब्रोमीन एक अधातु है। ये दोनों तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन दिया गया है कॉपर, आयरन, सिल्वर या जर्मेनियम। इन सारे ऑप्शन में से जर्मेनियम एक उपधातु है। उपधातु की विशेषता धातु और अधातु के मध्यस्थ होती है। आभूषण निर्माण हेतु कठोरता के लिए शुद्ध सोने में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है लोहा, तांबा, पारा या जस्ता। शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। जब भी सोने का आभूषण बनाया जाता है तो सोने में कुछ मात्रा में तांबा मिलाकर ही आभूषण बनाया जाता है। कारण क्या है कि शुद्ध सोना काफी मुलायम होता है, इसीलिए इसमें कठोरता लाने के लिए सोने में कुछ मात्रा में तांबा मिलाया जाता है। चाक को पीसकर जल में घुलने पर क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है समांगी मिश्रण, निलंबन, कोलाइड या इनमें से कोई नहीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने वाले चाक को अगर हम पीसकर जल में घोलेंगे तो हमें निलंबन प्राप्त होगा, क्योंकि चाक के कण जल में घुलते नहीं बल्कि ये माध्यम में निलंबित रहते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है पृथक्करण कीप द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, आसवन विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक्करण कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं दो द्रव जैसे कि मिट्टी का तेल और जल लिया गया है। इस मिश्रण को पृथक्करण कीप की मदद से आसानी से अलग किया जा सकता है। चूंकि मिट्टी का तेल और जल का घनत्व अलग अलग होता है, इसमें मिट्टी का तेल ऊपरी परत में होता है जबकि जल निचली परत में होता है। अब इस पृथक्करण कीप में आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉप कर्क को हम खोलेंगे तो जल नीचे चला जाएगा और इस कीप में केवल मिट्टी का तेल ही बचेगा। इस प्रकार पृथक्करण कीप की मदद से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलते हैं तो उस विलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन या असंतृप्त विलयन। जब हम एक विलयन तैयार करते हैं तो उसमें हम विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं। जैसे जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं विलयन और अधिक सांद्र होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि विलयन में और अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ नहीं घोले जा सकते हैं और इस स्थिति में जो विलयन हमें प्राप्त होता है उससे संतृप्त विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कणों का आकार होता है। ऑप्शन दिया गया है विलयन के कणों के बराबर, विलयन के कणों से छोटा, विलयन के कणों से बड़ा या निलंबन के कणों से बड़ा। कोलाइड विलयन में जो कण होते हैं इनका आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है। तापमान बढ़ने पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता ऑप्शन दिया गया है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान पर निर्भर करती है। जब तापमान बढ़ता है तो गैस की घुलनशीलता घटती है। चमकीली अधातु का उदाहरण है। ऑप्शन है सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन या आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है और अधातु होने के बावजूद भी इसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है। निम्न में से मिश्रण का उदाहरण नहीं है।
ऑप्शन दिया गया है वायु, नींबू पानी, पीतल या कार्बन डाइऑक्साइड। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नींबू पानी में जल, नींबू का रस, नमक इत्यादि होता है। पीतल में जस्ता और तांबा होता है। वास्तव में यह जस्ता और तांबा का एक समांगी मिश्रण होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है जो कि एक शुद्ध पदार्थ है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण का उदाहरण नहीं है। पीतल के अवयव है। ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, लोहा और एल्यूमिनियम, जस्ता और टिन। पीतल वास्तव में एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता का एक समांगी मिश्रण है। इसमें तांबा 70% और जस्ता 30% होता है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है निलंबन, विलयन, कोलाइड या इनमें से कोई नहीं। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। ऑप्शन है विलेय, विलायक, विलयन या समांगी मिश्रण। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उससे विलायक कहा जाता है। जब हम जल में चीनी को घोलकर एक विलयन तैयार करते हैं तो इस विलयन में जल की मात्रा अधिक होती है जबकि चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसीलिए इस विलयन में जल एक विलायक है जबकि चीनी एक विलेय है। टिंक्चर आयोडीन में विलायक है। ऑप्शन दिया गया है जल, पारा, मिट्टी का तेल या अल्कोहल। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है। इसमें अल्कोहल में आयोडीन को घोलकर टिंक्चर आयोडीन बनाया जाता है, अर्थात इसमें विलायक होता है अल्कोहल। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन दिया गया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। वास्तव में मोमबत्ती का जलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने के दौरान मोम का दहन होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। साथ ही साथ इस प्रक्रम में मोम की कुछ मात्रा पिघलती भी है, अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में आती है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। इसीलिए मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन है। निम्न में से उपधातु का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या ये सभी। उपधातु का उदाहरण ये सभी हैं, जैसे कि बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया गया है विलयन, निलंबन, कोलाइडल विलयन या इनमें से कोई नहीं। जब भी कोलाइडल विलयन में प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो यह प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश की मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इस प्रभाव को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है, अर्थात कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। स्याही को जल से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है वाष्पीकरण, अपकेंद्रन, ऊर्ध्वपातन या प्रभाजी आसवन। स्याही को जल से अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में मिश्रण को गर्म किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल के कण वाष्पीकृत होकर अंत में स्याही प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके।
स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।